स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। 1. DDoS हमला। 2. ब्लॉकचेन एन्क्रिप्शन। 3. मैन इन द मिडल अटैक। 4. क्वांटम फायरवॉल। 5. SQL इंजेक्शन। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से साइबर सुरक्षा खतरों के प्रकार है? A. केवल 1, 3 और 5। B. केवल 2, 3 और 4। सी केवल 1, 2 और 5। डी 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1, 3 और 5। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। DDoS अटैक एक साइबर अटैक है जिसमें दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक किसी नेटवर्क या वेबसाइट पर अत्यधिक भार डाल देता है जिससे कार्य बाधित होता है। ब्लॉकचेन एन्क्रिप्शन क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों और वितरित खाता प्रौद्योगिकियों का एक संयोजन है जिससे लेन देन और डेटा की सुरक्षा होती है। यह साइबर सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है। मैन इन द मिडल अटैक एक साइबर हमला है जिसमें दो पक्षों के बीच संदेशों को परागमन के दौरान इंटरसेप्ट किया जाता है। क्वांटम फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जिसमें संभावित क्वांटम कंप्यूटर आधारित हमलों सहित साइबर खतरों से बचाने के लिए क्वांटम यांत्रिकी और क्वांटम सुरक्षित क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग में एन्क्रिप्शन को बढ़ाना और अनधिकृत पहुंच को रोकना है। SQL का अर्थ संरचित क्वेरी भाषा या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस के साथ संचार करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। वेबसाइटों और सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण डेटा संग्रहित करने वाले कई सर्वर अपने डेटाबेस में डेटा को प्रबंधित करने हेतु SQL का उपयोग करते हैं। एक SQL इंजेक्शन हमला विशेष रूप से ऐसे सर्वरों को लक्षित करता है जो सर्वर को जानकारी प्रकट करने हेतु दुर्भावनापूर्ण कोड का उपयोग करते हैं, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। हाल ही में समाचारों में रहा झूमर नृत्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. भील जनजाति। बी. मैतेई जनजाति। सी. असम की चाय जनजातियां। डी. विष्णुप्रिया मणिपुरी समुदाय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, झूमर नृत्य। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। झूमर असम के चाय उद्योग में संलग्न जनजातियों का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से प्रेरित है। यह नृजातीय भाषाई समूह छोटा नागपुर क्षेत्र से उत्पन्न से संबंधित है और फसल कटाई, विवाह एवं समारोहों के दौरान किया जाता है। झूमर नृत्य पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा गोलाकार रूप में किया जाता है। झूमर नृत्य असम के चाय बागान समुदायों की एकता, गौरव एवं संघर्ष को दर्शाता है जिसमें गायन के माध्यम से चाय बागान समुदाय के प्रवास, शोषण और सामाजिक संघर्षों का वर्णन किया जाता है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, मैत्री प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक डिजिटल व्यापार दस्तावेजीकरण प्रणाली है जिससे प्रसंस्करण समय में कमी आने के साथ दक्षता को बढ़ावा मिलता है। 2. यह भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक आभासी व्यापार गलियारा को सक्षम बनाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए. केवल 1। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मैत्री प्लेटफॉर्म यह व्यापार दस्तावेजीकरण को डिजिटाइज करने, प्रसंस्करण समय को कम करने, व्यापार प्रवाह को अनुकूलित करने और सतत विकास में योगदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं नियामक इंटरफेस के लिए मास्टर एप्लीकेशन है, अतः कथन 1 सही है। यह भारत और UAE के बीच वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर को सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य दक्षता और सुरक्षा के लिए AI और ब्लॉकचेन का उपयोग करके बिम्स्टेक और आसियान तक विस्तार करना है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. TB से बचाव के लिए शिशुओं को बेसिल कैलमेट ग्यूरिन टीका दिया जाता है। 2. बहु औषधि प्रतिरोधी TB आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन के प्रति प्रतिरोधी है। 3. HIV रोगी TB के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए. केवल 1। बी. केवल 2। सी. सभी 3। डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। TB एक जीवाणु संक्रमण या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है तथा वायु के माध्यम से संचारित होता है। TB से बचाव के लिए शिशुओं को बेसिल कैलमेट गुएरिन टीका दिया जाता है, अतः कथन 1 सही है। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट TB आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन TB के उपचार हेतु प्रयुक्त होने वाली दवाओं के प्रति प्रतिरोधी है तथा महंगे विकल्पों से इसका इलाज संभव है, अतः कथन 2 सही है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के रोधी TB के प्रति 16 गुना अधिक संवेदनशील होते हैं जो उनकी मृत्यु का एक प्रमुख कारण है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह यूनाइटेड किंगडम की दूसरी सबसे लंबी नदी है। 2. लंदन इसके तट पर स्थित है। 3. यह उत्तरी सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उपर्युक्त विवरण से सबसे बेहतर रूप से संबंधित है? ए. सेवन नदी, बी. टेम्स नदी, सी. ट्रेंट नदी, डी. मर्सी नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, टेम्स नदी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इसकी लंबाई 346 किलोमीटर है। इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी रिवर सेवन के बाद यूनाइटेड किंगडम में दूसरा सबसे लंबी नदी। यह नदी टेम्स हेड, ग्लॉस्टरशायर से निकलती है तथा टेम्स जॉन नदमुख के मुहाने पर नोर सैंडबैग के माध्यम से उत्तरी सागर में गिरती है। लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। इससे लंदन के 2/3 पेयजल की आपूर्ति होती और यह एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। 2. यह सूर्य से चौथा ग्रह है। 3. इसका आकार पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है और इसमें ओलंपस मून सबसे बड़ा ज्वालामुखी स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह उपर्युक्त विवरण से सर्वाधिक सुमेलित होता है? ए. मंगल, बी. शुक्र, सी. बुध, डी. बृहस्पति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मंगल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मंगल सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है और बुध के बाद सौरमंडल में दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी के आकार का लगभग आधा, इसमें ओलंपस मून सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और इसके 2 चंद्रमा फोबोस और डिमोस हैं। मंगल ग्रह पर 24.6 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, जिससे इसका दिन पृथ्वी के दिन 23.9 घंटे के लगभग बराबर लंबा होता है। मंगल ग्रह के दिनों को सोल कहा जाता है। मंगल ग्रह पर एक वर्ष 669.6 सोल का होता है, जो पृथ्वी के 687 दिनों के बराबर है। इसकी धुरी अपनी कक्षा के सापेक्ष 25 डिग्री झुकी हुई है, जो पृथ्वी के अक्षीय झुकाव 23.4 डिग्री के समान है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, अनिवार्य जन्म प्रमाण पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह संशोधन पासपोर्ट संशोधन नियम 2015 के तहत किया गया है। 2. इसका उद्देश्य पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनिवार्य जन्म प्रमाण पत्र के बारे में, यह संशोधन पासपोर्ट संशोधन नियम 2025 के तहत किया गया है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इन संशोधनों के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए पासपोर्ट आवेदन के समय जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार नगर निगम या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। यह कदम सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे नागरिकों को एक मानकीकृत दस्तावेज प्रक्रिया का लाभ मिलेगा, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, समाचारों में अक्सर देखे जाने वाले शब्द डीप फेक को किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? ए. यह एक प्रकार की गहन समुद्र अन्वेषण तकनीक है, जिसका उपयोग महासागर तल का मानचित्रण करने के लिए किया जाता है। बी. यह एक तकनीक है जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके यथार्थवादी लेकिन नकली चित्र, वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग का निर्माण किया जाता है। सी. यह फिशिंग हमलों का पता लगाने एवं रोकने हेतु एक साइबर सुरक्षा विधि है। डी. यह एक वित्तीय घोटाला है जिसमें फेक शेयर बाजारों में अधिक निवेश किया जाना शामिल है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डीप फेक एआई प्रौद्योगिकी के माध्यम से सृजित सिंथेटिक मीडिया को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को धोखा देने या गुमराह करने के लिए दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का सृजन करना या उनमें हेरफेर करना है। डीप फेक के लिए स्रोत और लक्षित व्यक्ति के फोटो या वीडियो जैसे वृहद डेटा की आवश्यकता होती है, जिसे अक्सर उनकी सहमति या जानकारी के बिना इंटरनेट या सोशल मीडिया से एकत्र किया जाता है। डीप फेक गहन संश्लेषण का एक हिस्सा है, जिसमें आभासी दृश्य बनाने हेतु पाठ, चित्र, ऑडियो और वीडियो उत्पन्न करने के क्रम में गहन शिक्षण और संवर्धित वास्तविकता सहित प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वस्त्र और परिधान उद्योग भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। 2. भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वस्त्र और परिधान उद्योग भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिससे 45 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होता है, अतः कथन 1 सही है। भारत विश्व स्तर पर छठा सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक चीन, यूरोपीय संघ, वियतनाम, बांग्लादेश और तुर्की के बाद और दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र एवं परिधान उत्पादक है, अतः कथन 2 सही नहीं है। भारत का वस्त्र निर्यात वर्ष 2023 से 24 तक 7% बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया और इसे वर्ष 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है।
अगला प्रश्न है, मणिपुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके निवासी इसे कांगलेई पाक या सनलेई पाक स्वर्ण भूमि के नाम से जानते हैं। 2. यह उत्तर में असम, पश्चिम में नागालैंड, दक्षिण पश्चिम में मिजोरम तथा पूर्व और दक्षिण पूर्व में म्यांमार से घिरा हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मणिपुर, इसे इसके निवासियों द्वारा कांगलेई पाक या सनलेई पाक स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है, अतः कथन 1 सही है। यह उत्तर में नागालैंड, पश्चिम में असम, दक्षिण पश्चिम में मिजोरम और पूर्व और दक्षिण पूर्व में म्यांमार से घिरा है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह घाटी एक पठार है जिसके समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 2600 फीट है। मणिपुर की पहाड़ियां और पर्वत हिमालय की शाखाएं हैं जो भारत की उत्तरी सीमा बनाती है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अक्सर समाचारों में दिखने वाला त्रिभाषा फॉर्मूला का सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? ए. एक संवैधानिक प्रावधान जो सभी भारतीयों को 3 भाषाएं सीखने को अनिवार्य बनाता है। बी. एक ऐसी प्रणाली जिसके तहत भारत में स्कूली बच्चों को 3 भाषाएं सीखनी होती हैं, जिनमें से एक क्षेत्रीय भाषा, दूसरी हिंदी या अंग्रेजी तथा तीसरी आधुनिक भारतीय भाषा होती है। सी. एक नीति जो छात्रों को 3 भाषाएं सीखने के लिए प्रोत्साहित कर मुख्य रूप से सांस्कृतिक आदान प्रदान और कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करती है। डी. वैश्विक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को विभिन्न देशों की 3 अलग अलग भाषाएं सिखाने का एक फॉर्मूला। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।